हेलो दोस्तों, तो आई स्टडी यूपीएससी में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 इंडियन पेंटिंग्स। अच्छा देखो, इंडियन पेंटिंग्स में ना बहुत सारे पार्ट्स हैं। पार्ट्स मतलब जैसे एक तो उसका बेसिक प्रिंसिपल होगा कि इंडियन पेंटिंग जो है उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या थे। उसके बाद जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट या लिटरेचर होगा या फिर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट या लिटरेचर होगा, उसमें कैसे कैसे आपको पेंटिंग्स होते थे, बनाए जाते थे। जैसे लिपि चित्र हो गया वैसा। फिर कैलकोलिथिक फेज़ में, मेसोलिथिक फेज़ में और अपर पेलियोलिथिक फेज़ में ये सारी चीज़ें पेंटिंग्स कैसे होती थी। तो ये छोटे छोटे चीज़ें जो आपको थोड़ा मैं बैकग्राउंड दे दूँ आप लोगों को, तो ये होती थी। उसके बाद आपको मिलेगा कि क्लासिफिकेशंस कैसे होता था इंडियन पेंटिंग्स का, जैसे मूरल पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद मूरल पेंटिंग में, जो मूरल पेंटिंग मतलब बेसिकली वॉल पे की जाने वाली पेंटिंग, तो वॉल पे की जाने वाली पेंटिंग्स में कहाँ कहाँ के वॉल्स पे कैसा कैसा पेंटिंग मिला है। तो जैसे अजंता में मिलेगा आपको, एलोरा में मिलेगा आपको, ऐसे बहुत सारी, जैसे रावण केव, लेपाखी वहाँ पे मिलेगा, जोगीमार केव्स, ऐसा केव्स पे आपको मिलेगा। वैसे सिमिलरली मूरल पेंटिंग्स में आएंगे। अब मूरल पेंटिंग्स में ऐसे छोटे छोटे और पार्ट आएंगे, जैसे मूरल बोल रहा हूँ, मिनिएचर पेंटिंग। तो मिनिएचर पेंटिंग में पहले मिनिएचर पेंटिंग कैसे हो गया, फिर मुगल्स के टाइम पे कैसे हुआ, फिर उन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन फेज था उस टाइम पे मूरल पेंटिंग कैसा था। उसके बाद साउथ इंडिया में मूरल पेंटिंग कैसी थी, मैं बार बार मूरल बोल रहा हूँ, मिनिएचर पेंटिंग्स कैसे थे। तो उसके बाद फिर वही साउथ इंडिया में आपको आएगा तंजावुर और मैसूर वाला मूरल पेंटिंग्स। तो ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। तो ये एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया कि पेंटिंग्स में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। चलिए आइए, मैं पेज बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारे जितने भी दोस्तों हैं जिनके पास बुक नहीं है पढ़ने के लिए, वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से हम लोग। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एंड पेंटिंग इज़ वन ऑफ द मेन मीडियम that have been used to express it. There are several pieces of evidence suggesting that painting has flourished in India since ancient times. Archaeologists have found caves wall painting in many parts of India, which suggests that even early humans in India were engaged in activities of art and leisure. The history of painting can be traced through the ancient and medieval period, during which books were illustrated with paintings. Then came the miniature style that dominated the Mughal and Rajput court. With the arrival of Europeans, the art of painting and engraving began to come under Western influence. Modern painters experimented with different style, colors and design. तो ये बेसिक है कि कैसे कैसे हुआ। एविडेंस मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने भी जो भी फाइंडिंग्स की, एक्सकेवेशन निकाले और जब केव्स वो लोग देखे तो वहाँ पे पेंटिंग्स रहती थी। तो उन लोग बताते थे कि पिछले ज़माने में भी, पिछले दौर में भी लोगों को पेंटिंग्स का बहुत शौक़ था और एक टाइप का एक्सप्रेशन को और फीलिंग को एक्सप्रेस करने का ये एक भाव हुआ करता था। पेंटिंग एक मीडियम हुआ करता था, पेंटिंग्स। और फिर जैसे जैसे यूरोपियंस आए, मुगल्स आए, तो उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने चॉइस के हिसाब से पेंटिंग्स में चेंजेस करने लगे। और फिर अब जब मॉडर्न इंडिया में हम लोग आ रहे हैं, तो जो भी पेंटर्स हैं वो इन सारी चीज़ों को कॉम्बाइन करके और अपना कुछ नया एस्थेटिक ला के पेंटिंग्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, पेंटिंग्स को बना रहे हैं। अभी अपने पास प्रिंसिपल्स क्या थे पेंटिंग के लिए, देखिए। इन द हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका, मिर्ज़ापुर एंड पंचमरी. नेक्स्ट केम द पेंटेड potteries of Indus Valley civilization, but the real birth of the art of painting began in Gupta age in the 3rd century AD. Vatsayana in his book Kama Sutra enumerated the 6 main principal limbs or Shadanga of Indian arts. They are as follows. देखिए, प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स पहले से भी थी। तो जो रॉक केव्स थे भीमबेटका के, मिर्ज़ापुर के, पंचमरी के, वहाँ पे केव में पेंटिंग हुआ करती थी। लेकिन जो उसके बाद जो पेंटिंग्स का एविडेंस मिला वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पॉटरीज, अर्थनवेयर्स। तो नॉर्थर्न ब्लैक अर्थनवेयर्स आपको मालूम है, मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ाया है आपको, इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरीज, चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ा है, वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन। तो आप लोगों ने में से जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है, जाके देखे और वो चैप्टर को कवर करें। मैं यहाँ पे आपका फाउंडेशन कोर्स लेके आया हूँ, पूरा फाउंडेशन बना रहा हूँ, फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। हम लोग ऐसे चल रहे हैं।
अच्छा, उसके बाद जो मेजर जो पीरियड हुआ पेंटिंग का वो कब हुआ? गुप्ता एज में। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया कि गुप्ता एज इज़ कॉल्ड अ गोल्डन एज ऑफ इंडिया, गुप्ता एज, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। वो स्कल्पचर के भी ले लो, पेंटिंग्स के लिए ले लो, आर्कियोलॉजी के लिए ले लो, हर चीज़ में गुप्ता एज हमेशा आगे रहा था। उसके बाद जो डिटेल्स हम लोग को मिली, वात्स्यायन कामसूत्रा की जो बुक है उसके अंदर मिली पेंटिंग्स की प्रिंसिपल्स, और 6 मेन प्रिंसिपल्स वात्स्यायन के कामसूत्रा में दी गई थी, जिसको हम लोग शादंगास भी बोलते हैं इंडियन आर्ट में। तो वो 6 प्रिंसिपल क्या थे देखिए: रूप भेद, प्रमाणा, भावा, लावण्य योजना, शाद्रिया एंड वर्णिका भंगा, ये है 6 प्रिंसिपल्स। तो रूप भेद से आपको पता चलता है कि लुक्स और अपीयरेंस, रूप भेद से तो कैसा आपका लुक है, आप कैसे दिखते हो वो। प्रमाणा मतलब एक क्वांटिटी टाइप्स कि एक कितने प्रोपोर्शन में, मेजरमेंट, ऐसे कितने प्रमाण में, कितनी मात्रा में, ऐसा प्रमाणा मतलब। भाव मतलब एक्सप्रेशंस, क्या भाव आप दिखाते हो। लावण्य योजना, एस्थेटिक कंपोजिशन, एस्थेटिक मतलब कैसे सब दिख रहा है, एम्बियंस वगैरह वो सब। सदृश्य, सदृश्य मतलब रिजेम्बलेंस, सदृश्य, दृश्य, दृश्य मतलब जो दिखता है, सदृश्य मतलब वो रिजेंबल कैसे कर रहा है, उसका ही रिजेम्बलेंस, सदृश्य। अभी उसके बाद आता है वर्णिका भंगा, यूज ऑफ ब्रश एंड कलर्स। ये 6 प्रिंसिपल्स थे जो वात्स्यायन के कामसूत्रा में दिए हुए हैं, 6 मेन प्रिंसिपल्स उस टाइम पे। उसके बाद जब आप वापस ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट लिटरेचर में आप देखोगे तो वहाँ पे भी कुछ टाइप के पेंटिंग्स बनाए जाते थे, जो कि आगे सेक्शन में दिया हुआ है। तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में ये पता चला हम लोगों को कि अच्छा ठीक है, पहले के लोग भी पेंटिंग्स किया करते थे, पर वो केव्स पे मिलते थे। उसके बाद हम लोग को जो पेंटिंग्स मिली वो पॉट्स पे मिलने लगी। पॉट्स के बाद जब हम लोग को गुप्ता पीरियड में सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स और सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग का ये था बर्थ हुआ, वो गुप्ता एज में हुआ। उसके बाद वात्स्यायन के कामसूत्रा में हम लोग को पता चला कि 6 मेन प्रिंसिपल्स थे पेंटिंग्स के: रूप भेद, प्रमाणा, भावा, लावण्य, सदृश्य, वर्णिका भंगा। ठीक है, ये 6 प्रिंसिपल्स थे। तो रूप भेद मतलब एक्सप्रेशन, प्रमाणा मतलब मेजरमेंट्स, प्रपोर्शन कितना होता, भाव मतलब एक्सप्रेशन, लावण्य मतलब एस्थेटिक, सदृश्य मतलब रिजेम्बलेंस, और वर्णिका भंगा मतलब यूज ऑफ ब्रश एंड कलर्स। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद अब हम लोग आएंगे, कहाँ आएंगे, हम लोग को बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल लिटरेचर टेक्स्ट में कैसा मिल रहा है उसके बारे में जानते हैं। There are numerous references to the craft of painting in Brahminical and Buddhist literature. For example, the representation of myths and lore on textiles is known as lepia chitra. Textiles, textiles मतलब कपड़ों पे जो मिलते थे। कपड़ों को तो टेक्सटाइल ही बोलते हैं ना, टेक्सटाइल मिल है, कपड़ों की मिल है, तो कपड़ों पे जो होता था उसको बोलते हैं लेपिया चित्र। There are also reference to the art of लेखिया चित्र which incorporates the floor. जो लेखिया चित्र होता है जो हम लोग ज़मीन पे बनाते हैं, देखिए रंगोली भी आप कह सकते हो कि एक टाइप का लेखिया चित्र है। उसके बाद आता है, सॉरी हम लोग ने गलत पढ़ लिया लगता है। लेखिया चित्र विद इनकॉर्पोरेट लाइन ड्राइंग्स और स्केच। तो लेखिया चित्र में कैसा होता था ना, वो लोग सिर्फ ऐसा एक आउटलाइन बनाते थे, अंदर फिल नहीं करते थे। उसके बाद आता था धौली चित्र, वो फ्लोर पे बनाते थे। तो रंगोली भी एक टाइप का धौली चित्र था। उसके बाद पत्ता चित्र, पत्ता मतलब पता चल रहा है ना, पत्ता किसी पेड़ का पत्ता, तो पत्ते पे बनाया जाता था, पाम लीफ पे, या फिर कभी कभी वो कपड़ों पे बनाया जाता था। तो ये 4 चीज़ें हम लोगों को बुद्धिस्ट लिटरेचर या फिर ब्राह्मणिकल लिटरेचर से मिलती है। कौन कौन सी चित्र? लेपिया चित्र, लेखिया चित्र, धौली चित्र, पत्ता चित्र, ये चीज़ें मिलती है। उसके बाद जो एक प्ले था, द प्ले मुद्रा राक्षसा बाय विशाखा दत्ता mention the name of various paintings or patas, thereby facilitating and understanding the different style of painting and the various principle of painting. Some of these styles are as follows. अभी मुद्रा राक्षसा के बारे में विशाखा दत्ता ने लिखी थी, ये है प्ले। तो अगर आप यूपीएससी का पेपर उठा के देखोगे तो ये मैच द फॉलोइंग में पूछा था कि मुद्रा राक्षसा किसने लिखी थी, फेमस प्ले मुद्रा राक्षसा विशाखा दत्ता ने। उसमें भी एक ये आया था कि कामासूत्रा किसने लिखी है, तो वो भी मैच द फॉलोइंग में आया था।
मेरे को लगता है ये 2023 चल रहा है ना, 2021 के पेपर में ये आया है, ये वाला मैच द मुद्रा राक्षसा किसने लिखी है, कामा सूत्रा किसने लिखी है, वो चीज़। अच्छा देखिए, जो मुद्रा राक्षसा था उसमें से पेंटिंग की जो स्टाइल्स थी वो बताई जा रही है। उसमें देखिए चौका पिताका, दिघाला पिताका, यमा पिताका। देखिए चौका पिताका मतलब आइसोलेटेड फ्रेम्ड ड्राइंग्स, मतलब एक बंदा है या एक आदमी है, वो कहीं अकेले कोने में बैठा हुआ है, यानी वो सारे लोगों से आइसोलेटेड है, पर जो पेंटिंग बनती थी वो फ्रेम में बनती थी, फ्रेम साइज, उसको बोलते थे चौका पिताका। दिघा पिताका मतलब, दिघा मतलब पहले आप लोगों ने वो पुरानी ये देखी थी क्या, पुराना कैलेंडर ऐसा ऐसा लंबा हुआ करता था, ऐसा आज भी कहीं कहीं मिलता है, ऐसा लंबा लंबा, ऐसा ऐसा लंबा हुआ करता था ऐसा, और यहाँ से फिर इसको ऐसा ऊपर से रोल करके ऐसे लेके जाते थे, तो वो होता था दिघाला पिताका टाइप ऑफ पेंटिंग। एक लंबे, लेंथ उसका बड़ा होता था, ब्रेथ चाहे छोटा हो लेकिन लेंथ लंबा होता था। उसके बाद यमा पिताका, यमा पिताका मतलब नर्क यानी यमराज, और वहाँ पे होने वाली जो चीज़ें होती थी कि जैसे आप समझ लो किसी को पकौड़े में तल रहे, कढ़ाई में तल रहे, किसी को बहुत सारी यातनाएं दी जा रही है, तो वो सारी चीज़ें वो लोग उस पेंटिंग में डिपिक्ट करते थे। तो ये हो गया बेसिक हमारा इंडियन पेंटिंग्स का, जिसमें मैंने आपको बताया कि पेंटिंग कहाँ से शुरू हुई है, किस किस लिटरेचर में कैसा दिया हुआ है, किसने कौन सा प्ले लिखा हुआ था, उसके प्ले के हिसाब से किस तरह की पेंटिंग होती है, कौन कौन से स्टाइल की पेंटिंग होती है। अब आते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। प्री हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री के पहले, जैसे वो कैलकोलिथिक, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, ऐसे एज में पेंटिंग्स कैसे हुआ करती थी, वो लोग क्या कलर यूज़ करते थे, कैसे आउटलाइन हुआ करती थी, वो सब। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स वर जनरली executed on the rock, and these rocks engravings are called petroglyphs। ठीक है, ये पूछा है पेट्रियोग्लिफ्स किसका कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन था यूपीएससी में। तो पेंटिंग्स engraved on rocks are called petroglyphs। The first discovery of rock painting in India was made in 1867-1868 by archaeologist आर्चिबाल्ड कार्लियल। ठीक है, इन्होंने पहले पेंटिंग डिस्कवर की अपना इंडिया में। द अर्लीस्ट प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स वर डिस्कवर्ड इन भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश इन 1957। देर आर 3 मेजर फेज ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के 3 मेजर सेक्शंस है, अपर पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक पीरियड, कैलकोलिथिक पीरियड। अच्छा, जिन लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी हुई है उन लोगों को पता होगा कि अपर पेलियोलिथिक में कौन सी मेटल डिस्कवर हो गई थी, मेसोलिथिक में कौन सी इंपॉर्टेंट मेटल डिस्कवर हो गई थी, और कैलकोलिथिक में कौन सी प्रोमिनेंट मेटल डिस्कवर हो गई थी। जो पीसीएस वाले हैं उन लोगों के लिए तो ये क्वेश्चन है ही, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादातर पूछता है, क्योंकि उनके पास पूछने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। सिलेबस अगर आप पीसीएस का देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप लोग को एंशिएंट तो पढ़ना ही पढ़ना है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप लोग में से जिन लोगों ने एंशिएंट पढ़ा है, इस साल का यूपीएससी का पेपर मैंने अभी 2-3 दिन पहले एनालाइज किया था, 28 को आया था, उसी दिन रात को मैंने एनालाइज किया था पेपर और आप लोगों को बताया था। तो एंशिएंट हिस्ट्री से सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन पूछे, वो भी दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एंशिएंट हिस्ट्री। किसी ने आर्ट एंड कल्चर पढ़ी होगी तो उससे भी वो आंसर दे सकते हैं। तो आप लोगों को पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना डाल के उसको करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो 1-2 मार्क्स के लिए पूछता है तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है हम लोगों को। हाँ, तो 3 मेजर फेजेस में हिस्टोरिक पेंटिंग्स उस टाइम पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स को हम लोग ने डिवाइड किया था। अपर पेलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड पेंटिंग एंड कैलकोलिथिक पीरियड पेंटिंग्स। अपर पेलियोलिथिक पीरियड देखिए 40,000 से लेकर 10,000 BC तक चलता है। द वॉल्स ऑफ रॉक शेल्टर केव्स आर मेड ऑफ क्वार्टाजाइट। ठीक है, द मोस्ट कॉमन मिनरल यूज वॉज ऑर्चर्ड और गेरू मिक्सड विथ लाइम एंड वाटर। अपर पेलियोलिथिक में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल यूज़ करते थे वो गेरू अभी आप लोग जो लोग महाराष्ट्र में हैं उन लोगों को पता है कि गेरू हम लोग जब दिवाली होती है तो वो रेड कलर का होता है, उसको लगा के फिर उसके ऊपर रंगोली निकालते हैं। ऐसे भी आप अगर गूगल में टाइप करोगे गेरू तो मिल जाएगा गेरू क्या होता है। देखिए, डिफरेंट मिनरल्स वेर यूज टू मेक कलर्स लाइक रेड, वाइट, येलो एंड ग्रीन। तो रेड, वाइट, येलो, ग्रीन कलर बनाने के लिए वो लोग नेचुरल मिनरल्स यूज करते थे। White, dark red and green were used to depict large animals like bison. White, dark red और green
जो बड़े बड़े जानवर होते थे जैसे बाइसन, एलिफेंट, राइनो, उन लोगों को बनाने के लिए वो लोग यूज़ करते थे। रेड जो था वो जनरली ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करता था वहाँ पे, तो जो हंटिंग करते थे उन लोगों के लिए यूज़ करते थे। और ग्रीन जो था वो लोग मोस्टली ग्रीन इसलिए यूज़ करते थे ताकि जो ह्यूमन जो डांसिंग कर रहे हैं, जो डांस कर रहे हैं ह्यूमन, उनके लिए ह्यूमन फिगरिनेस बताने के लिए वो लोग ग्रीन यूज़ करते थे। तो ये पूछा है कि कौन से पीरियड में कौन सा कलर यूज़ किया जाता था प्रोमिनेंटली, किस लिए। मेसोलिथिक पीरियड में द मेन कलर वाज यूज्ड रेड। देखो यहाँ पे भी रेड है, पर यहाँ पे रेड नहीं लिखा है डायरेक्टली, यहाँ लिखा है गेरू। गेरू मेरे हिसाब से तो रेड कलर का ही आता है, और यहाँ पे इन लोग ने मेसोलिथिक में डायरेक्टली दे दिया कि कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं, रेड। द साइज ऑफ द पेंटिंग्स वे स्मॉलर दैन दोज ऑफ द अपर पेलियोलिथिक पीरियड। जो साइज़ होती थी पेंटिंग्स की वो छोटी हुआ करती थी उस मेसोलिथिक पीरियड में, क्योंकि फिर उन लोगों को पता चलेगा कि हम लोग अगर स्पेस बचाएंगे तो और सारी चीज़ें भी पेंट कर पाएंगे। शायद उन लोगों को इस चीज़ का नॉलेज हो गया था। द मोस्ट कॉमनली डिपिक्टेड सीन्स वेयर ग्रुप हंटिंग, ग्रेजिंग एक्टिविटी एंड राइडिंग। तो ये लोग वो डांस वांस वाला नहीं बनाते थे, सोशल वर्क वाला नहीं करते, कहते ठीक है कुछ महिलाएं डांस कर रही हैं, कोई नाच रही हैं, कोई पढ़ा रहा है या चौला चौका कर रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं बनाते ये लोग क्या, जो भी अपना हंटिंग हो गया, ग्रुप हंटिंग हो गया, और ग्रेजिंग वगैरह हो। ग्रेजिंग मतलब वो चरवाते हैं ना बैलों को घास बीस, वैसा। या घोड़ा का राइडिंग हो गया, राइडिंग घोड़ा चलाना, उन सारी चीज़ों की पेंटिंग बनाते थे। तो ये था मेसोलिथिक पे। कैल्कोलिथिक में क्या हुआ? कैल्कोलिथिक में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने कमेंट नहीं किया हुआ अभी तक, तो कैल्कोलिथिक में कॉपर डिस्कवर हो गई थी। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि पेंटिंग जो बनेगी ना वो थोड़ी और अच्छी बनेगी, निखर के आएगी। सो देयर वर मोर यूज़ ऑफ ग्रीन एंड येलो। यहाँ पे देखिए अपर में भी वो लोग रेड यूज़ करते थे, पर रेड एज इन द फॉर्म ऑफ गेरू यूज़ करते थे। यहाँ पे इन लोगों ने बोल दिया मेसोलिथिक कि भाई हम लोग तो रेड यूज़ करते थे, डायरेक्टली बोल दिया उन लोगों ने कि मैं रेड यूज़ करता था। उसके बाद कैल्कोलिथिक में लोग बोल रहे थे कि हम लोग ये रेड नहीं यूज़ करते थे, ज़्यादा हम लोग क्या यूज़ करते थे, ग्रीन और येलो। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग डिपिक्ट्स बैटल सीन्स ऑफ मैन राइडिंग हॉर्सेज एंड एलिफेंट। यहाँ पे बैटल सीन्स ज़्यादा होते थे। सम फिगर्स इवन कैरी बोज एंड एरोज विच इज़ सेड टू इंडिकेट प्रिपेयर्डनेस फॉर स्क्रिमेशेस। Paintings and samples of writing in the Ashokan and Gupta Brahmi script ascertain that these cave sites were inhabited in late historic period. देखिए वो लोग जो पेंटिंग करते थे वो ज़्यादातर ऐसा बैटल सीन हो गया ना, उसका पेंटिंग करते थे कि हाँ ठीक है ये बैटल सीन है, बो एंड एरो लेके वो लोग ये करते थे कि हाँ तीर धनुष है। पर जब अशोकन में जो राइटिंग मिली उसमें पता चला कि लेटर जो केव्स है ना उसमें लोग रहने लेटर हिस्टोरिक पीरियड में है। अनदर सेट ऑफ पेंटिंग्स फ्रॉम दिस पीरियड एट नरसिंहघर in Madhya Pradesh shows a skin of spotted deer left for drying, which provide credence to the theory that the art of tanning skins for providing shelter and clothing had been perfected by humans. यहाँ ये जो चीज़ है समझो आप लोग कि नरसिंहघर जो मध्य प्रदेश है, नरसिंहघर में जहाँ पे नरसिंहघर जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे एक पेंटिंग मिली थी जहाँ पे उन लोगों ने बताया कि एक डियर का जो स्किन है वो वहाँ पे सुखाने के लिए रखा है। अब इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि जो आर्ट ऑफ टैनिंग मतलब निकालना शरीर से वो जानवरों का चमड़ी निकालना और उसको सुखाना और उसको सुखा के घर बनाना, शेल्टर बनाना या फिर क्लोथ्स बनाना, वो सब की चीज़ों में उन लोगों की महारत हासिल हो गई थी। ये मैं बात कर रहा हूँ कैल्कोलिथिक पीरियड की। अनदर पेंटिंग फ्रॉम दिस पीरियड ऑल्सो हैव डिपिक्शंस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक हार्प। सम ऑफ द पेंटिंग्स हैव कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स लाइक स्पाइरल, रोम्बॉइड एंड सर्कल। सॉरी दोस्तों। द जोगीमार केव साइट इन रामगढ़ हिल्स इन सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हाउसेस some of the paintings from the later period. The paintings have been dated to around 1000 BC. Chhattisgarh is also home to variety of caves in district of Kanker, such as the rock shelter of Udkuda
Garagodi, Karikhrehada, Gotitola, and Kulgaon. These shelters depict human figures, animal palm prints, bullock carts, etc., which provide evidence of more advanced and sedimentary types of life. Similar paintings can be found in Godsar and Kohabaur rock art sites in the district of Korea in Chhattisgarh. Another interesting site is in Chitwa Dongri, Durg district, where the followings have been found: a Chinese figure riding a donkey, picture of dragon and agriculture scene. देखो, जोगीमारा केव्स में भी बहुत सारे ऐसी पेंटिंग्स मिली है जो लेटर पीरियड की है, लेटर हिस्टोरिक पीरियड की है, जो कि 1000 BC की है। छत्तीसगढ़ जो है ना, वहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स मिलती है। जैसे रॉक शेल्टर भी है वहाँ पे, और ये है रॉक शेल्टर उडकुडा, गरगौडी, खैरी खेड़ा, गोटीटोला एंड कुलगांव। ये सब रॉक शेल्टर्स हैं, वहाँ पे भी पेंटिंग्स मिली है ह्यूमन फिगर्स की, बुल्स की, बुलक कार्ड्स की। तो ये बताता है कि वहाँ पे अभी फिर जो एडवांस लाइफ थी थोड़ी बहुत शुरू हो गई थी। उसके बाद सिमिलर पेंटिंग जो है गोडसारा में मिली थी और कोहाबाउर में मिली थी, रॉक साइड्स। उसके बाद चितवा डोंगरी डिस्ट्रिक्ट है ना, चितवा डोंगरी जो साइट है जो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक चाइनीज़ फिगर राइडिंग अ डोंकी मिला था, ड्रैगन और एग्रीकल्चर मिला था। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये कहाँ मिला था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। Several interesting rock paintings have been found in Limdharia in Bastar district and Ogadi, Sita Likhani in Surguja district of Chhattisgarh. In Odisha, Godahandi rock shelter and Yogi Matha rock shelter also represent prominent example of early cave paintings. ये अर्ली केव पेंटिंग्स के बारे में इतना कुछ पूछता नहीं है, बस मैं ये पढ़ रहा हूँ तो आपको पूरा पढ़ के बता रहा हूँ मैं। भीमबेटका केव पेंटिंग के बारे में पूछा है, पर ज़्यादा नहीं पूछता है, पर जो चीज़ें पूछता है, क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसके लिए इसके बारे में पूछता है। और अगर इसके रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स में आया तो आप समझ लो कि इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं भीमबेटका के अंदर, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर में, हिस्ट्री में हो, केव पेंटिंग में हो, मूरल, जितने भी हो, सब में सबको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। भीमबेटका केव्स पेंटिंग के बारे में देखिए। भीमबेटका केव्स साइट इज़ लोकेटेड इन साउथ ऑफ भोपाल इन विंध्या रेंज ऑफ मध्य प्रदेश। विंध्यन रेंज पता है ना ज्योग्राफी वाले लोग, विंध्यन रेंज। ये देखिए, ये हमारा इंडिया है, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा आएगा, अरावलीज, विंध्यास, सतपुड़ास, विंध्यन रेंज, ठीक है। द भीमबेटका केव साइट इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ भोपाल इन विंध्यन रेंज ऑफ मध्य प्रदेश। The rock paintings are present in more than 500 caves. It was declared as UNESCO World Heritage Site in 2003. These caves were discovered by archaeologist V.S. वाकनकर। ये वाकनकर के बारे में पूछा है एक बार, शायद ये नहीं, प्रीवियस UPSC पेपर में V.S. वाकनकर। The oldest paintings are estimated to be 30,000 years old and have survived because of their location deep inside the cave. There is a marked continuity in the occupancy of cave from 1 lakh BC to 1000 AD, with many paintings having been painted on top of another. The painting at Bhimbetka belong to the Upper Paleolithic, Mesolithic, Chalcolithic, early historic and even medieval period. However, most of the paintings belong to the Mesolithic age. क्या पूछेगा, सब तो पूछ लेगा, ठीक है। ये चीज़ हर एज की पेंटिंग, हर पीरियड की पेंटिंग कहाँ मिलेगी आपको? यहाँ अपर पेलियोलिथिक की भी है, मेसोलिथिक भी है, कैलकोलिथिक की भी है, अर्ली हिस्टोरिक की भी है, इवन मेडिवल पीरियड तक की है यहाँ पे। तो अगर आप लोगों को ये एग्जाम में पूछते हैं, हम लोग बोलते हैं कि यार कहाँ से क्वेश्चन निकाल रहा है, यहीं से निकालता है क्वेश्चंस। सॉरी। The paintings generally portray the early life, everyday life of prehistoric humans who are often represented as stick-like figures. Various animals are depicted such as elephants, bison, deer, peacocks and snakes.
such as bows, arrows, spears, shields, and swords. Some paintings also have simple geometrical designs and symbols. The other themes of paintings are dancing, playing music, animal fighting, honey collection, etc. Social life is well depicted. For example, scenes of children playing, women preparing food, and community dancing are portrayed. Various colors are used, such as red, ochre, yani geru, purple, brown, white, yellow, and green. Colors were obtained from natural resources. For example, hematite ores were used for preparing the red color. देखिए उन लोग की जो भी पेंटिंग्स होती थी ना, वो अर्ली एवरीडे लाइफ जो थी उसको डिपिक्ट करती थी. इससे पहले जितने भी मैंने अपने पेंटिंग्स बताई हैं, कैलकोलिथिक में, अपर पेलियोलिथिक में, मेसोलिथिक में, वो जो पेंटिंग्स हैं उसमें इन लोगों ने कम्युनिटी और सोशल लाइफ नहीं बताई है. और यहाँ पे भीमबेटका में जो पेंटिंग्स मिली हैं वहाँ पे इन लोगों ने एवरीडे लाइफ बताया है, जैसे बच्चों का खेलना, औरतें खाना बना रही हैं, जो कम्युनिटी डांसिंग है, वो सारी चीज़ों के बारे में इन लोगों ने बताया है. These rich paintings are found in Vindhyan range of Madhya Pradesh and its Kaimurian extension into Uttar Pradesh. Examples of a few other nearby sites with prehistoric paintings are Baleri, Panchmari, Rajghar and Tenmalai. यह है भीमबेटका के बारे में. इसमें से 3-4 पॉइंट्स आप निकाल लो. एक तो पहला ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. उसको डिस्कवर किसने किया था? वीएस वाकनकर ने. यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या मिलता है? यहाँ पे हम लोगों को अपर पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, कैलकोलिथिक, अर्ली हिस्टोरिक सारी एराज की पेंटिंग मिलती है. इनकी पेंटिंग्स में क्या रहता था? एवरीडे लाइफ रहता था. वो सोशल लाइफ भी ये लोग बताते थे, डांसिंग, कम्युनिटी डांसिंग, औरतें खाना बना रही है, ऐसा. ये सारी चीज़ें इस भीमबेटका की पेंटिंग्स में रहते थे. क्रक्स, छोटा सा क्रक्स आप लोगों के लिए. अभी देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स. ये तो आपको बेस बना रहा हूँ मैं, पीछे कैसे था. अभी तो हम लोग ने पेंटिंग शुरू भी नहीं की है. लोखुडियार केव पेंटिंग. लोखुडियार नहीं, एक्चुअली ये लखुदियार. लख मतलब लाख. लखुदियार. Lakhudiyar, meaning 1 lakh caves, is a group of prehistoric caves located at the bank of the Suyal River in Almore district of Uttarakhand. The paintings are mostly drawings of human, animals, and the weapons used by early humans. These paintings are created with the fingers in the color of. These paintings are created with the fingers. The colors red, white, and black. Recently, in January 2020, 2 new paintings bearing a similarity with the Lakhudiyar paintings were discovered near Almore. देखो, लखुदियार मीनिंग 1 लाख केव्स. ये चीज़ पूछा है यूपीएससी में. आप लोगों ने पेपर दिए होंगे. जिन लोगों ने 2-3 अटेम्प्ट दे दिए ना, उन लोगों को पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं यूपीएससी में. मेरे हिसाब से तो पूछा है. अच्छा, ये लोग जो भी बनाते थे, पेंटिंग बनाते थे, उन लोग में भी एनिमल फिगर्स, वेपन्स वगैरह, अर्ली ह्यूमंस कैसे थे वैसा वो लोग बनाते थे लखुदियार में. अभी रिसेंटली यहाँ पे 2 नई पेंटिंग सिमिलर टाइप ऑफ लखुदियार पेंटिंग्स मिली हैं जो कि अल्मोर डिस्ट्रिक्ट में है. सम मोर एग्जाम्पल ऑफ अर्ली रॉक पेंटिंग्स आर कुपगलू इन तेलंगाना, पिखलीहाल एंड Tekalkota in Karnataka. The earliest painting in India have been reported to be from Upper Paleolithic time. The Indian states in which the majority of cave paintings have been found are as follows: Madhya Pradesh, MP, UP, Andhra Pradesh, Karnataka, Bihar and Uttarakhand. यहाँ पे आपको अर्लियर रॉक पेंटिंग्स मिल जाएंगी. अभी हम लोग सिर्फ रॉक पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं, अर्लियर रॉक पेंटिंग्स, जो कि अभी अपना पेंटिंग शुरू नहीं हुआ है. पेंटिंग्स तो अब शुरू होगा. तो मैं बता दूं हम लोगों ने क्या पढ़ा. अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हम प्रिंसिपल्स क्या थे पेंटिंग के जब बन रहे थे पेंटिंग्स. एक्सक्यूज मी. हाँ, सॉरी. तो हम लोग ने पता किया कि पेंटिंग्स के प्रिंसिपल क्या थे.
वो प्रिंसिपल्स किस में दिए हैं? वात्स्यायना के कामसूत्र में। उसके बाद ब्राह्मणिकल्स और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हम लोग किस तरह की स्टाइल की पेंटिंग्स मिलती हैं। उसके बाद हम लोगों ने पता किया कि जो डिफरेंट फेजेस थे अपर पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, कैल्कोलिथिक में, उसमें किस तरह की पेंटिंग्स बनती थी, किस तरह के मटेरियल यूज़ किया करते थे, कौन से कलर यूज़ करते थे, एनिमल्स वो लोग किस फिगर्स में बनाते थे, उसके बारे में पता किया। उसके बाद हम लोगों ने केव्स के बारे में पता किया कि कैल्कोलिथिक पीरियड में जो ये केव्स है उसमें कैसी पेंटिंग्स हुआ करती थी, और रॉक शेल्टर्स कहाँ कहाँ थे। जो चितवा डोंगरी में जो केव है उसके अंदर आपको चाइनीज़ फिगर राइडिंग अ डोंकी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को। फिर हम लोगों ने पढ़ा भीमबेटका केव पेंटिंग में। भीमबेटका केव पेंटिंग में हम लोगों ने पढ़ा कि वो भोपाल में है, विंध्यन रेंज के पास है, मध्य प्रदेश में है। वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और उसको डिस्कवर किसने किया था? वीएस वाकनकर ने। यहाँ की जो सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग है भीमबेटका की, वो 30,000 ईयर्स ओल्ड है। और यहाँ पे जो पेंटिंग्स मिलती है वो हर एरा की मिलती है, मतलब अपर पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, कैल्कोलिथिक, अर्ली हिस्ट्री, इवन मिडिवल पीरियड की यहाँ पे पेंटिंग्स मिली हैं। ये पेंटिंग्स में क्या होता था, यहाँ पे जो पेंटिंग्स बनी है वहाँ पे अर्ली डे लाइफ जो है, वहाँ पे प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के जो अर्ली डे लाइफ है वो मिलता था। वो लोग जो ह्यूमंस हैं उन लोगों को स्टिक लाइक फिगर में रिप्रेजेंट करते थे, और यही स्टिक लाइक फिगर आपको वारी पेंटिंग में मिलेगी। महाराष्ट्र में वारी पेंटिंग होती है, वो भी मिलेगी आपको, मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स में। अभी ये बेसिक तो मैंने करवा दिया कि हाँ पेंटिंग में रॉक कट, केविंग, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स कहाँ कहाँ थी, कैसे कैसी थी। अब हम लोग ने आते हैं एक्चुअल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स में। तो इंडियन पेंटिंग्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी स्टडी करते हैं। एक तो मुरल पेंटिंग में, एक फ्रेस्को मिनिएचर पेंटिंग्स में। मुरल पेंटिंग्स क्या होता है? ये मुरल पेंटिंग सीधा वॉल पे बनाई जाती है डायरेक्ट। मिनिएचर मतलब छोटी छोटी, जैसे माइक्रो होता है ना वैसे ही मिनिएचर होता है। ठीक है, देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मुरल पेंटिंग्स इन इंडिया। अभी मुरल पेंटिंग्स में ना आप लोगों को वॉल पे पेंटिंग होती है, यानी केव्स के वॉल पे भी पेंटिंग की होगी, तो आपको केव्स पढ़ना पड़ेगा। तो केव्स में जैसे अजंता केव्स, एलोरा केव्स, उसके बाद रावण केव, लेपाक्षी केव, जोगीमार केव्स, इन सारे केव्स के बारे में पढ़ना होगा। एक दो केव्स और है। उसके बाद जब मैं मिनिएचर पढ़ूंगा ना तो उसमें आपको प्रॉपर सेग्रीगेशन भी दिया है, मैं बताऊंगा। तो पहले फ़िलहाल ये हम लोग कर लेते हैं मुरल पेंटिंग्स। आर्टवर्क ऑन द वॉल और अ सॉलिड स्ट्रक्चर इज रेफर्ड एज मुरल पेंटिंग। सॉलिड स्ट्रक्चर मतलब रॉक्स, स्टोन्स, ऐसे स्ट्रक्चर पे भी पेंटिंग डायरेक्टली की गई हो उसको हम लोग मुरल पेंटिंग कहते हैं। पर उसको हम लोग नाम कैसे देते हैं कि स्टोन पेंटिंग, इस टाइप का। These have existed in India since ancient times and can be dated between 10th century BC to 10th century AD. Evidence of such paintings can be found at several locations in India. The beauty and the exquisiteness of mural painting can be seen in places like Ajanta, Amramalai caves, Ravan Chaya rock shelter, Bagh caves, Tirumalaipuram caves and Chintahanavasal cave, patronized by Pandyas, Badami cave temple and Kailasha temple in Ellora. Most of the mural paintings are either in natural caves or in rock cut chambers. The paintings follow a theme, the most common being religious theme, Hindu, Buddhist, Jain. Apart from these mural paintings, they were also made to adorn and mundane premises. For example, the ancient theatre room in Jogimar caves. देखिए जो पेंटिंग्स मैंने जैसे आप लोगों को बताया मुरल पेंटिंग्स है ना, वो बहुत सारे केव्स में मिली है। तो उसमें से कुछ केव्स तो मैंने बताए थे, अजंता, आम्रमलाई, रावण का केव, बाग केव, तिरुमलाईपुरम केव्स, ऐसे केव्स में भी केव्स पेंटिंग्स मिली है। पर मोस्ट ऑफ द जो केव्स पे जो पेंटिंग्स मिली है ना, वो उसकी थीम्स क्या होती थी? उसकी थीम्स होती थी रिलीजियस। तो कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स जहाँ रहते थे जिस केव में, तो उसकी थीम बुद्धिस्ट होती थी। जहाँ जैन केव्स था वहाँ पे जैन होती थी, जहाँ पे हिंदू
केव्स थे, हिंदू के जो भी लोग रहते थे या फिर जो बाबा वाबा वहाँ जाते थे, उनका हिंदू पेंटिंग्स का थीम था, ऐसा था। उसमें से एक पेंटिंग्स जो है ना, वो एंशंट थिएटर रूम जो पेंटिंग है जोगीमार केव्स में, वो बहुत फेमस है। अच्छा, तो जैसे जैसे अभी हम लोगों ने नाम पढ़े उसी हिसाब से हम लोग अब धीरे धीरे वो सारे केव्स भी पढ़ेंगे। जैसे अजंता केव्स। The Ajanta caves, having one of the oldest surviving murals of the Indian subcontinent, were carved between the 2nd century BC and the 7th century AD out of volcanic rock. ठीक है, volcanic rock. The Ajanta caves consist of set of approximately 29 caves set out in a horseshoe shape. Horseshoe shape मतलब हॉर्स की शू कैसी होती थी, ऐसी है ना, ऐसी होती थी। घोड़े की नाल ऐसी होती है ना, तो हॉर्सशू शेप में वो केव्स था। तो ये भी पूछ लेता है कि हॉर्सशू शेप में कौन सी केव थी, तो वो थी अजंता केव्स। उसमें 29 केव्स थे। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखी है आर्किटेक्चर में, उसमें मैंने बताया है अजंता केव्स के बारे में। These caves were inscribed by Buddhist monks patronized by the Wakataka king, स्पेशली किंग हरिसेन। तो इन लोगों को सपोर्ट कौन देता था ऐसे केव्स को? बुद्धिस्ट मॉन्क्स को वाकाटाका किंग जो होते हैं थे हरिसेन, वो पेटरनाइज करते थे, यानी सपोर्ट करते थे। पेटरनाइज मतलब सपोर्ट करना। तो जैसे आप यूट्यूब पे भी देखते हो कि कितने लोग बोलते हैं कि पीट सपोर्ट मी ऑन पेटरनाइज, ठीक है ना, तो इसी से वो भी आया था। दीज केव्स आर मोस्ट पॉपुलर फॉर देयर मुरल पेंटिंग्स। Murals in Cave 9 and Cave 10 belong to Shungha period, while the rest belong to Gupta period. The paintings in Cave 1 and Cave 2 are the most recent of the paintings in Ajanta. The walls of the caves have both mural and fresco painting painted on wet plaster. फ्रेस्को पेंटिंग पेंटेड ऑन वेस्ट प्लास्टर, मैंने आप लोगों को बताया है पिछले वीडियो में कि फ्रेस्को पेंटिंग क्या होता है, तो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा कि फ्रेस्को पेंटिंग क्या होता है। आप लोगों को प्रीवियस वीडियो देखनी है। मुरल और फ्रेस्को मैंने प्रॉपर डेफिनेशन बताया, प्रॉपर उसको सेग्रीगेट करके बताया है, प्रॉपर बाइफिकेशन बताया कि मुरल और फ्रेस्को में क्या होता है, ठीक है। टेम्पेरा स्टाइल वॉज अडॉप्टेड, दैट इज द यूज ऑफ पिगमेंट मिक्सड with a binding agent. The medium of painting was vegetable and mineral dyes. The outline of the figure is in red orchers with contour of brown, black और deep red. ठीक है, आउटलाइन जो होता था वो किस में बनाते थे? रेड ऑर्चर्स में बनाते थे। और कॉन्टूर जो होता था उसको ट्रेस करते थे वो लोग, वो ब्राउन या ब्लैक में कर लेते थे। पेंटिंग्स पोर्ट्रेड ह्यूमन वैल्यूज एंड सोशल फैब्रिक अलॉन्ग विथ स्टाइल, costumes and ornaments of the period. The emotions are expressed through hand gestures. The unique feature of the painting is that each female figure has a unique hairstyle. Even animals and birds are depicted as having emotions. The common theme of these paintings range from Jataka stories to the life of Buddha to elaborate decorative patterns of flora and fauna. Graceful pose of humans and animals adorn the wall of the caves. Simple. यहाँ पे जितने भी केव्स है 29 केव्स है, उसमें से 2 आपको शुंगा पीरियड के मिल जाएंगे और बाकी सारे के सारे गुप्ता पीरियड के हैं। केव 1 और केव 2 में जो पेंटिंग्स है वो बहुत फेमस है और यहाँ पे आपको दोनों पेंटिंग मिलेंगी, मुरल भी मिलेगी, फ्रेस्को पेंटिंग भी मिलेगी। मुरल वॉल पे होते हैं, फ्रेस्को मतलब राइस हस्क और इस मड को मिला के पहले लेप बनाया जाता था, उसके बाद उसमें चूना लगाया जाता था और कलर थे वो गीला रहता था, उसी कलर पे पेंट करते थे। जब चूना सूखता था तो कलर भी उसके साथ सूखता था, ब्राइट निकल के आता था। ये मैंने आपको बता दिया फ्रेस्को पेंटिंग। अभी क्या आप लोगों को याद रहता तो है नहीं, तो करेंगे, बताना मेरा काम है। टेम्पेरा स्टाइल अडॉप्ट किया गया था उन लोगों ने पेंटिंग के लिए, मतलब पिगमेंट को बाइंडिंग मटेरियल से यूज़ करके वो लोग पेंटिंग करते थे। आउटलाइन किसे बनाते थे? रेड कलर में। और कंटूर कैसे, ट्रेस कैसे करते थे वो लोग? उसको ब्राउन या ब्लैक में ही। वो इस पेंटिंग की सबसे ख़ास बात ये थी कि ये जो वीमेन बनाते थे उनके हमेशा अलग अलग हेयर स्टाइल रहते थे, यूनिक हेयर स्टाइल रहता था। और बर्ड्स, एनिमल्स, उन सबको भी इमोशंस है, ऐसा उन लोगों ने दर्शाया है। ज़्यादातर जो पेंटिंग्स थी ये बुद्धिस्ट केव है, इसके लिए बुद्धा के जातका टेल्स जो भी थे वैसा वो उस टाइप की पेंटिंग्स रहती थी वहाँ पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स अजंता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मंजूश्री पेंटिंग बहुत बार पूछा है यूपीएससी में, जो कि अजंता केव्स में मिलता है।
वो आपको बताएगा। वज्रपानी की पेंटिंग मिलेगी आपको, पदमपनी की पेंटिंग मिलेंगी। ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। देखिए ये है अजंता केव की पेंटिंग, पदमपनी की पेंटिंग है ये। चलिए पढ़ते, मैं बताता हूँ आपको धीरे। सीन्स फ्रॉम जातका, स्टोरीज ऑफ द बुद्धा, फॉर्मर लाइफ एज अ बोधिसत्वा, द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा एक्सेट्रा। पेंटिंग्स ऑफ वेरियस बोधिसत्वा in the Tribhaga pose, that is cave number 1, Vajrapani, protector and guide and symbol of Buddha's power. Manjushri, manifestation of Buddha's wisdom. Padampani, अवलोकितेश्वरा, सिंबल ऑफ बुद्धास कंपैशन। ये आप मार्क कर लो यहाँ से, ये चीज़ ये आप मार्क कर लो। वज्रपानी के बारे में पूछा है, मंजूश्री के बारे में पूछा है, पदमपनी के बारे में पूछा है, और ये जो उनके क्या सिंबल रिप्रेजेंट करते थे इसके बारे में पूछा है। रिवीजन करते वक्त ये रिवीजन करके ज़रूर जाना। ज़रूरी नहीं है कि इस साल नहीं पूछा तो अगले साल नहीं पूछेगा, यूपीएससी है, कुछ भी पूछ सकता है। द डाइंग प्रिंसेस इज केव नंबर 16, सीन फ्रॉम शिबी चतका, in which King Shibi offers his own flesh to save the pigeon. Scene from Matriposhaka Jatka, in which the ungraceful person saved by an elephant discloses the elephant's whereabouts to the king. Reception given to a Persian embassy by Chalukya rulers, King Pulkit Sen II. ये वाला इसकी पेंटिंग भी है अजंता केव में। ये सारे के बारे में पूछा है। ये सब तो, ये डाइंग प्रिंसेस के बारे में एक बार पूछा होगा, ये नहीं पूछा है, और ये पूछ लेगा अगर नहीं पूछा है तो। सम इम्पॉर्टेंट इमेज और स्कल्पचर एट अजंता आर एज फॉलोज। महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा, असॉल्ट ऑफ मारा ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पिनियंस, सीटेड बुद्धा इन धर्मचक्र परिवर्तन। ये इंपॉर्टेंट इमेज और स्कल्पचर आपको मिलेंगे अजंता में। अजंता केव AB, हमेशा याद रखो AB, अजंता बुद्धिस्ट केव। वहाँ पे आपको कौन मिलेगा? वज्रपानी, पदमपनी, मंजूश्री, ये लोग मिलेंगे। क्या दिखाएगा ये? हमारा बुद्धिज्म के जातका टेल्स के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ होगा। बुद्धा का महापरिनिर्वाण का इमेज, असॉल्ट ऑफ मारा ड्यूरिंग बुद्धा स्पेनियक एंड बुद्धा सिटिंग इन धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा, ये पूछा है। आई थिंक 2020 में ही पूछा है ये। धर्मचक्र परिवर्तन के पोजीशन में वो बैठे हैं, ये चीज़ पूछी है। कुछ नहीं पढ़ के जाना है तो आप अजंता और एलोरा तो पढ़ के जाओ, ठीक है। अभी जातका स्टोरीज कैसे कैसे होती है वो सब छोड़ दो, कभी पूछा नहीं। जातका स्टोरीज बेसिकली यही होती है कि गौतम बुद्धा की प्रीवियस लाइफ कैसी थी, उनकी कौन कौन से जन्म हुए थे, वही सब बताता है, ठीक है। एलोरा केव पेंटिंग, ये मैं पर्पसली छोड़ रहा हूँ, ये वाली चीज़ कभी पूछता नहीं है, इसके लिए पर्पसली छोड़ रहा हूँ। हर चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एलोरा केव पेंटिंग, द मुरल पेंटिंग्स एट एलोरा केव आर फाउंड इन 5 caves मोस्टली लिमिटेड टू केव नंबर 16, दैट इज कैलाशा टेम्पल। कैलाशा टेम्पल, आज लोग बोल रहे हैं कि कैलाशा टेम्पल इज़ अ मास्टरपीस। उस टाइम पे सोचो जिसने पहाड़ काट के ऊपर से लेके नीचे तक वो कैलाशा टेम्पल बनाया है, ऊपर से लेके नीचे तक, उसने कितनी मेहनत लगी होगी। थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो सारा का सारा स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाता। ऐसा था वो, ऐसा है कैलाशा टेम्पल, था क्या। द murals were done in 2 phases. The first phase paintings were carried out during the carving of the caves. One of these earliest paintings depicts Lord Vishnu with his consort Lakshmi borne through the clouds by Garuda, the celestial bird. The second phase one were executed several centuries later. One of these later paintings, made in Gujarati style, depicts a procession of Shiva holy men. Paintings are related to all 3 religions, Buddhism, Jainism and Hinduism. Ellora cave paintings are newest than Ajanta cave painting. Some prominent Ellora cave paintings depict the following: image of goddess Lakshmi and Lord Vishnu, image of Lord Shiva with his followers, beautiful and graceful apsaras. एलोरा केव्स आर कंपैरेटिवली न्यूअर, यानी ये पूछा था यूपीएससी में कि विच वन इज न्यूअर, तो अजंता न्यूअर है कि एलोरा न्यूअर है। पब्लिक हो गई कंफ्यूज और उन्होंने लिख दिया अजंता केव, जबकि अजंता केव्स
बहुत पहले आया एलोरा केव्स के पहले, और एलोरा केव्स अभी तो बहुत बाद में आया, तो बहुत नया है एलोरा केव। बाग केव पेंटिंग्स देखते हैं। Representing an extension of Ajanta School, Bagh Caves are located in Dhar district of Madhya Pradesh. The Bagh Caves, with their exquisite work, ranked quite close to the actual Ajanta Caves in terms of their design, execution, and decoration. The main difference from the Ajanta school is that the figures are more tightly modeled, have strong outlines, and are more earthly and human. Cave number 4, known as Rang Mahal, has beautiful mural on the wall depicting the Buddhist Jataka tales. These paintings depict religious themes in the light of the contemporary lifestyle of people and are more secular in nature. बाग केव्स है बुद्धिस्ट, ये भी बुद्धिस्ट है। ये भी पूछा था कि इनमें से कौन सा केव बुद्धिस्ट है, जैन है या फिर हिंदुइस्ट है, तो ये भी पूछा था। तो बाग केव्स बुद्धिस्ट है, अजंता बुद्धिस्ट है, जबकि एलोरा आपको तीनों मिलेगा, जैन, बुद्धिस्ट और हिंदुइज्म। उसके बाद आते हैं आर्मामलाई केव पेंटिंग। द आर्मामलाई केव्स आर सिचुएटेड इन वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। दीज आर नेचुरल केव्स कन्वर्टेड इनटू जैन टेम्पल्स in the 8th century. Unbaked mud structure are located within the cave, which acted as a place of rest for Jain saints. The colorful paintings on the walls and roof depicts the tales of Asthatika Patakas, deities protecting 8 corners and Jainism. Asthatika मतलब अष्टतिका पालकास मतलब 8 रक्षक, डाइट इज प्रोटेक्टिंग 8 कॉर्नर्स। ठीक है, इसमें किसमें है वो? आर्मामलाई केव पेंटिंग्स में। चित्तानवसल केव पेंटिंग और अरिवार कोइल पेंटिंग्स डेटेड फ्रॉम द 1st century BC to 10th century AD and located in Tamil Nadu. These famous rock cut cave temples are known for their paintings based on Jainism, especially in the themes of Jain Samvasarna preaching hall. These murals have a close resemblance to Bagh and Ajanta painting. The paintings are not only on the walls but also in the ceilings and pillars. ये ऐसा केव्स है जहाँ के सीलिंग्स पे भी और पिलर्स पे भी पेंटिंग मिलती है। कौन सा? चित्तानवसल केव। Some scholars believe that these caves belong to the Pallava period, when King Mahendravarman I excavated the temple, while others date them to the 7th century, where Pandya rulers renovated the shrine. कुछ स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं कि ये महेंद्रवर्मन I के टाइम का है, जब उन लोगों ने एक्सकेवेट किया था ये टेम्पल। पर कुछ लोग बोलते हैं कि पांडवा डायनेस्टी के टाइम पे, जब इन्होंने पूरा का पूरा रेनोवेट किया इस श्रीन को। The medium used for was vegetable and mineral dyes, and the paintings was executed by applying color on the surface of thin wet lime plaster. Common colors used were yellow, green, orange, blue, black and white. ठीक है, तो ये लोग भी क्या करते थे? मिनरल डाइज यूज़ करते थे और एक लाइम का पहले एक कोट करते थे वेट, और उसके बाद उसके ऊपर ये लोग ये करते थे, कलर लगाते थे और ड्राइंग बनाते थे। द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द पेंटिंग इन चित्तानवसल इज़ अ पॉन्ड विथ लोटस। ये देखिए, पॉन्ड विथ लोटस इज फाउंड इन विच पेंटिंग? चित्तानवसल। Monks are depicting collecting flowers from this pond, and also featured are ducks, swans, fish and animals. This scene shows Samavasarana, an important scene of Jain religion. Samavasarana, ठीक है। ये फीचर के बारे में पूछा है यूपीएससी में, तो आप लोग को याद रखना है। Samvasarana was painted or was a main characteristics of which painting and found where, on which cave? Chittanavasal cave. Samavasarana is a special beautiful audience hall where Tirthankar delivers ceremony after they attend realization, Kaivalya Janana. Bulls, elephants, apsaras and gods gather in their audience hall to witness their grand scene. तो ऐसा बोला जाता था कि संवसना ऐसा स्थिति है
मतलब प्लेस है, और वहाँ पे जब वो केव बनाया जाता था, तो संवरसना ऐसा प्लेस है जहाँ ऑडियंस, जैसे आप ऑडिटोरियम देखते हो ना, एक हॉल टाइप, वो है वहाँ पे, जहाँ पे तीर्थंकर बैठे रहते थे और वो वहाँ वो सबको टीचिंग देते थे, मतलब अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे। तो उसमें जैसे भगवान हो गए, बुल हो गए, जानवर हो गए, सब आके एज एन ऑडियंस बैठे रहते थे वहाँ पे। रावण छाया केव शेल्टर, अभी देखिए, लोकेटेड इन दी Keonjhar district of Odisha, these ancient fresco paintings on a rock shelter are in the shape of half-opened umbrella. It is believed that this shelter acted as a royal hunting lodge. The most noticeable painting is that of royal procession that dates back in 7th century. रावण छाया केव, ये एक क्लोज्ड अम्ब्रेला की तरफ तरह होता है। अम्ब्रेला कैसा ऐसा खुलता है ना, तो ये क्लोज्ड अम्ब्रेला की तरफ होता है। उसको ऐसा कहा जाता था कि ये रॉयल जो हंटिंग लॉज होते, हंटिंग के लिए आते थे, उनके लिए एक लॉज होता था ये। लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग, यहाँ पे ज़्यादातर आपको रावण छाया केव्स में आपको फ्रेस्को पेंटिंग मिलेगी। लेपाक्षी टेम्पल के पेंटिंग में कैसा है, लोकेटेड इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, दिस मुरल पेंटिंग्स वेर एक्सिक्यूटेड ऑन दी वीरभद्रा टेम्पल वॉल एट लेपाक्षी इन 16th century. Made during the Vijayanagar period, they followed a religious theme based on the Ramayana, Mahabharata and incarnation of Vishnu. The painting shows an absence of primary color. They depict a decline in painting in terms of quality. The form, figure and detail of their costumes are outlined in the color black. One prominent painting is the mural painting of Shiva chasing a wild boar. ठीक है, शिवा चेजिंग अ वाइल्ड बोर की पेंटिंग कौन से केव में है? हम लोग ये लाइन मिस कर देते हैं, ये इधर है, लिपाक्षी टेम्पल, ठीक है ना, लिपाक्षी टेम्पल में है, ठीक है। अभी जोगीमारा केव टेम्पल देखिए, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं इम्पॉर्टेंट, इसके लिए मैं इतना कुछ डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ जो जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ से पूछा है वो मैं आपको बताता। प्राइमरी कलर्स यहाँ पे एब्सेंट रहते थे। जोगीमारा केव पेंटिंग, इट इज़ एन आर्टिफिशियल caved out carved located in Surguja district of Chhattisgarh. It is dated to around 1000 to 300 BC and has few paintings and inscriptions of love story in Brahmi script. The cave is said to be attachment to an amphitheater and the paintings were made to decorate the room. Paintings are of dancing couples and of animals like elephant and fish. The paintings have a distinct red outline. Other colors were like white, yellow and black were also used. The rock cut theatre of Sita Benga is located nearby. देखिए, ये इसमें ये रॉक कट थिएटर ऑफ सीता बेंगा, ये यहाँ इसके नज़दीक में ही है, जोगीमारा केव टेम्पल पे। इसमें ज़्यादातर होती है लव स्टोरीज, कपल डांस करते थे। ये एक यूजुअली कनेक्ट किया जाता था कैसे, एम्पी थिएटर से। अभी मूरल एट बादामी केव टेम्पल कर्नाटका में जो है, हम लोग ने भीमबेटका के बारे में पढ़ा ना, भीमबेटका केव पेंटिंग। अभी बादामी केव्स देखिए, although the Badami cave temples are famous for their sculptures, they also have beautiful paintings. The murals at Badami caves have lost most of their original grandeur and charm, still offer a glimpse into the artistic capabilities of people of that era. They are one of the earliest surviving Hindu, especially Vaishnav tradition painting. Earliest surviving Hindu, especially Vaishnav ट्रेडिशंस की पेंटिंग्स वहाँ पे मिलती है। द म्यूरल बिलोंग टू द 6th to 7th century AD, आर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड रिजेंबल द ट्रेडिशंस ऑफ अजंता एंड बाघ। द ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैव अ ग्रेसफुल एंड कंपैशन लुक अबाउट देम एंड अ बिग हाफ क्लोज्ड आईज विथ प्रोट्रूडिंग लिप्स। द पेंटिंग्स depicts Chalukya king, Jain saints giving up worldly life, Shiva and Parvati, Puranic events and deities. Cave 3 is still adorned with beautiful ancient and mural depicting the four-animal Brahma on his swan. Four-armed Brahma,
सॉरी मैं एनिमल पढ़ रहा हूँ। 4 आर्म ब्रह्मा ऑन हिज सॉन। बादामी केव्स, एक तो वैसे ये हिंदू केव्स है, अर्लीस्ट सर्वाइविंग हिंदू केव है। इसमें ज़्यादातर ये वैष्णविज्म के बारे में रहता था, और ये अजंता और बाघ केव से ज़्यादा रिजेंबल होता है। और यहाँ पे जो एनिमल जो फिगर्स बनाते थे ह्यूमंस की, उनकी लिप्स कैसे, वो पॉड कैसे करते हैं, पाउड वैसा रहता था, और आंखें आधी खुली हुई रहती थी, वैसा बनाते थे लोग। तो मुरल पेंटिंग अपना हो गया। यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने इसमें क्या क्या बताया है आप लोगों को, मैं एक रिवीजन ले लेता हूँ। मैंने आपको बताया है कि बेसिक क्या है पेंटिंग्स का, प्री हिस्टोरिक पीरियड में कहाँ से हुआ। उससे पहले मैंने आपको ये बताया कि इसका ये क्या है, कहाँ से इसके रेफरेंसेस मिलते हैं। तो कामसूत्रा के वात्स्यायन के कामसूत्रा में मिलता है, फिर ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी लिखा है ये चीज़। उसके बाद प्री हिस्टोरिक में मैंने आपको बताया कि अपर पेलोलिथिक में कैसे वो लोग पेंटिंग करते थे, मेसोलिथिक में वो लोग कैसे पेंटिंग करते थे, कैल्कोलिथिक में वो लोग कैसे पेंटिंग करते थे। तो अपर पेलोलिथिक में वो लोग गेरू यूज़ करते थे, मेसोलिथिक में उन्होंने बोला कि मैं रेड सीधा यूज़ करता हूँ, कैल्कोलिथिक में वो लोग बोलते थे कि हम लोग भाई ग्रीन यूज़ करते थे, और ये यूज़ करते थे ब्लैक और वाइट, है ना, वो लोग ऐसा यूज़ करते थे। ग्रीन येलो यूज़ करते थे, रेड वो लोग यूज़ करते नहीं थे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंडियन के पेंटिंग्स में क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होती है। तो क्लासिफिकेशन में आपको 2 चीज़ पता थी कि हाँ, एक मुरल पेंटिंग होता है और एक होता है मिनिएचर पेंटिंग। मुरल पेंटिंग वो होता है जो वॉल पर डायरेक्टली किया जाता है, किसी सॉलिड सरफेस पर डायरेक्टली किया जाता है। तो उसमें आपको आता है अजंता केव्स। अजंता केव्स कैसा है, एक तो वो बुद्धिस्ट केव्स है, AB आपको याद रखना है, AB। तो अजंता बुद्धिस्ट केव्स, यानी वहाँ पे बुद्धिज़्म के रिलेटेड पेंटिंग्स मिलेगी आपको। वहाँ पे टेम्पेरा स्टाइल फॉलो करते थे ये लोग। आउटलाइन कैसे करते थे, रेड कलर से करते थे। उसमें जो फीमेल्स होती थी उनकी हमेशा यूनिक हेयर स्टाइल होती थी, फिशेस को भी इमोशंस होती थी। यहाँ पे आपको बुद्धिज़्म की जातका स्टोरीज मिल जाएगी। उसके बाद आपको केव में त्रिभंगा पोजीशन भी, बोधिसत्व त्रिभंगा पोजीशन मिलेंगे। त्रिभंगा मतलब बॉडी विथ 3 बेंड्स, ठीक है। वज्रपानी का फोटो मिलेगा, मंजूश्री का मिलेगा आपको, पदमपनी का मिलेगा, डाइंग प्रिंसेस का मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर उसके बाद पेंटिंग और स्कल्पचर में आपको कैसे मिलेगा, महापरिनिर्वाणा का पेंटिंग स्कल्पचर मिल सकता है आपको वहाँ पे। उसके बाद बुद्धा सिटिंग इन धर्मचक्र परिवर्तन वाले मुद्रा में बैठे हैं, वो आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एलोरा केव्स बताया। एलोरा केव्स आपको बुद्धिज़्म है, हिंदुज़्म, जैनिज़्म तीनों मिलेगा वहाँ पे। ये अजंता केव से नया है। बादामी केव्स आपको बताया मैंने। बादामी केव्स में वो रंग महल मिला हुआ था, जातका स्टोरीज, ये भी बुद्धिस्ट है। आर्ममलाई केव्स, उसके बाद चित्ताना मसल केव्स मैंने आपको बताया था। इसमें ये बताया था कि इसकी यूनिकनेस क्या थी कि इसके रूफ्स पे भी और पिलर्स पे भी, मतलब सीलिंग पे भी और पिलर्स पे भी पेंटिंग की जाती थी। यहाँ पे बताया जाता है कि समावसारना का एक जो ये है एरिया है वो बताया जाता था। इन लोग ने बताया कि एक पॉन्ड है, उसमें कमल है, उस कमल में डक्स है, कुछ सॉन है, कुछ फिशेस है, कुछ मॉन्क्स है जो वहाँ से लोटस तोड़ रहे हैं। तो इस चीज़ों के बारे में बताया था सब कुछ। उसके बाद रावण छाया, वो रॉक शेल्टर मैंने बताया आपको। लिपाक्षी में बताया कि जहाँ पे शिवा चेजिंग अ वाइल्ड बोर, वो बताया। जोगीमारा केव्स बताया ये। उसके बाद मैंने बादामी केव्स के आपको बताया मुरल पेंटिंग्स कौन कौन सी होती है वहाँ पे। 4 आर्म ब्रह्मा के बारे में बताया, वहाँ पे वो अपने स्वर्ण के साथ थे। तो ये हो गया मुरल पेंटिंग। अब बचा अपना मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। तो मिनिएचर पेंटिंग में अगले लेक्चर में कवर करूँगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरे को आपको अच्छे से बतानी पड़ेगी। तो मैंने अभी आपका रिविजन भी कर दिया है इसमें, प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग से लेके प्री हिस्टोरिक, क्लासिफिकेशन ऑफ पेंटिंग्स में हम लोग ने मुरल तक ख़त्म कर लिया। अब इसके बाद हम लोग आएंगे मिनिएचर में, और मिनिएचर में मैं आपको बताऊंगा कि मिनिएचर, अर्ली मिनिएचर में कैसे पाला और अपभरना स्कूल्स डेवलप कैसे हुए। फिर ट्रांजिशन फेज, यानी अर्ली से अब जब मॉडर्न की तरफ जाओगे तो बीच में जो ट्रांजिशन फेज आएगा वो उस टाइम पे मिनिएचर पेंटिंग कैसी होती थी। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे मिनिएचर पेंटिंग कैसी हुई, फिर दिल्ली सल्तनत अलग हो गया, उसके बाद मुगल
का पूरा जो शासनकाल चला उसमें आपको मिनीचर पेंटिंग कैसी हुई, उसमें भी आपको मिलेगा कि अर्ली मुग़ल, फिर उसमें भी आपको रीजनल स्टाइल्स मिलेंगे जैसे राजपूतानी स्टाइल, पहाड़ी स्टाइल में भी आपको मिलेगा बसौली स्टाइल, कांगड़ा स्टाइल। उसके बाद मिनीचर पेंटिंग जो साउथ इंडिया में कैसी थी तो तंजौर आपको मिलेगा, उसके बाद मैसूर मिलेगा, ऐसी सारी चीज़ें आपको आगे मिलती जाएंगी। तो जितना आपको ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं एक बार पढ़ाना शुरू करूँगा तो आपको सारा का सारा सब कुछ याद हो जाएगा। अभी देखिए मैंने जैसे आपको मिनीचर पेंटिंग पढ़ा दिया, उसके बाद मैंने आपको पेंटिंग के प्रिंसिपल भी पढ़ा दिए ना, रूप भेद, भाव, प्रमाणा, लावण्य, सदृश्य, है ना, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। वर्णा की भंगा वो सब पढ़ा दिया ना मैंने, तो आपको याद हो गया है। फिर लेखिया चित्र क्या होता है, लेपिया चित्र क्या होता है, धौली चित्र क्या होता है, उसके बाद पाटा चित्र क्या होता है, पाता चित्र, पाता, पत्ता, पाता, आप लोग रिजेंबल कर पाओ, पत्ता पाता, ऐसा। तो ये सारी चीज़ें बता दी। अभी तो आप लोग को याद ही हो गया, अब क्या आप पढ़ोगे, दूसरा पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। एक बार मैंने इस बुक से करवा दिया तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो देखिए। मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया ऑथेंटिक बुक से पूरा पढ़ा रहा हूँ। रिवीजन भी लूँगा मैं, इसका टेस्ट भी लूँगा आप लोगों के साथ। हर चीज़ पहले मैं आपका बेस फाउंडेशन बना दूँ, उसके बाद इस फाउंडेशन के बाद से आप लोग कहीं और दूसरी कहीं से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस तरह कॉम्प्रिहेंसिवली ये कवर करवा दूँगा। अच्छा, इससे पहले भी 2 लेक्चर्स मैंने कवर किए, चैप्टर 1 चैप्टर 2, ठीक है, आप लोग ज़रूर जाके देखें। वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो इसका फ़ायदा उठाएं। बड़ा एफर्ट लगाता हूँ मैं आप लोगों को, ऑफिस से आने के बाद ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ, तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है पहले आप लोगों को पढ़ाने के लिए। वो 2 महीने पढ़ के रखा है, पर आप लोगों को समझाने, खुद समझना और दूसरे को समझाने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ, वो आप लोग तक पहुँच रही है कि नहीं, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो अभी तक आप लोगों ने, जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं वो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल। फ्री में पढ़ना है यूपीएससी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, 0 to हीरो, मैं आपको बना दूंगा यहाँ पे पढ़ा के। कुछ डाउट्स हो, कुछ क्लियर करवाना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, कुछ पूछना हो तो पूछें। तो दोस्तों मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।